जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को लेकर आए गए, जो कि रसायन शास्त्र से लिया गया है। तो रसायन शास्त्र का जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों, परमाणु संरचना है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसमें से जो मुख्य 20 प्रश्न है वो आपके बीच में लाया गया है, जो कि हाल ही में एग्जाम हुए, लैब टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था, उसके दृष्टिगत रखते हुए उसी के पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन है वो आपके बीच में है और लाया गया है। तो इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पूछा गया प्रश्न है, रदरफोर्ड ने जब अपना प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, है ना, प्रकाशपुंज में, है ना, तो वहां पर से जो निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसको नहीं निकाला जा सकता, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है बोला गया है। दूसरा में दिया है, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है बोला गया है। तीसरा में है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में घूमते हैं। और चौथा है आपका डी है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष है दोस्तों, आपका रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसमें, तो जो निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसको है आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में घूमते रहते हैं करके ये निष्कर्ष है वो नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों। बाकी आपका परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं, वो सही बात है। परमाणु की त्रिज्या यहाँ पर 10⁻10 मीटर होती है, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण के द्वारा बंधे रहते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर ये निष्कर्ष है वो ऑप्शन सी है वो नहीं निकलता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर कुछ परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों उसको दिया गया है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसमें से एक गलत है, उसको आपको चुनना है। तो देखिए पहला में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 दिया गया है। दूसरा में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s2 दिया है। और सी में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 दिया हुआ है। और इसके बाद आपका डी में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 है। तो यहाँ पर जो आप बाबू का सिद्धांत है दोस्तों, और हुंड का जो नियम है दोस्तों, उनके आधार पर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इनकी जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर यहाँ पर है वो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नहीं दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 3d9 है और 4s2 है, क्योंकि यहाँ पर डी कक्षा में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है जा सकते हैं, और एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फुलफिल कब होगा, जब यहाँ पर 10 है, तो ये वाला है यहाँ पर 2s2 है वो चला गया, इसमें 4s1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ गलत है ना। और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि जब तक है ये आपका डी कक्षक है दोस्तों, वो 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, जब पूर्ण नहीं होगा तब तक ये फुलफिल है वो नहीं हो सकता, अष्टक नियम के हिसाब से, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, जो 2 चित्र दिया गया है, ये देखिए 1s कक्षक और 2s कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व बिंदु निम्न चित्र में दिया गया है। प्रायिकता बिंदु घनत्व है ना दोस्तों, प्रायिकता घनत्व बिंदु है, उसको चित्र में दिया गया, उसके आधार पर आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1s2 कक्षक है, 2s कक्षक है। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो क्या क्या चीज होगा, चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न, वो क्या चीज आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी क्षेत्र में बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के प्रायिकता घनत्व को दर्शाते हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है।
तो जो कथन गलत है दोस्तों, जो दोनों चित्र 1s कक्षक और 2s कक्षक में जो चित्र दिए गए थे जिसमें प्रायिकता घनत्व बिंदु है उसको निकालना है। तो उसके आधार पर जो कथन गलत है उसको बताएं। तो पहला कथन है 1s और 2s कक्षक गोलीय आकृति के होते हैं। तो 1s कक्षक और 2s कक्षक दोस्तों गोलीय आकृति के होते हैं। क्या ये कथन सही है? दूसरा में है नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, ये पूछा गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं, किसी नियत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। और डी दिया हुआ है 2s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी बढ़ने पर एक समान रूप से घटता है बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये चारों ऑप्शन है वो दिए गए। तो कौन सा वाला है दोस्तों, आपको 1s कक्षक है देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें प्रायिकता घनत्व बिंदु उसको निकालना है, दोनों 1s कक्षक और 2s कक्षक है उसमें। तो कौन कौन सी चीज है वो पालन करते हैं, 1s कक्षक और 2s कक्षक है दोस्तों क्या करते हैं, दोनों कक्षक है समान होते हैं, गोलीय आकार के होते हैं। तो देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद देख सकते हैं नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है करके बोला गया है। फिर किसी नियत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है करके बोला गया है। और डी में तो देख सकते हैं आप ये है वो दिया हुआ है ना। तो इसमें से कौन सा है वाला है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर जो बिंदु है उसके आधार पर देख सकते हैं जो कौन सा गलत कथन है उसमें देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत होगा। 2s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी बढ़ने पर एक समान रूप से घटता है करके बोला गया, ये वाला है बिल्कुल गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों का अभिलक्षण नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कैथोड किरण है जैसे ही यहाँ पर है ना, कैथोड किरणों का जो लक्षण नहीं है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर आपको बताना है कैथोड किरणों का जो लक्षण नहीं है दोस्तों उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है उसमें देख सकते पहला है वे कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करते हैं। बी में दिया है बाह्य विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी है कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर निर्भर नहीं करते हैं। और डी में दिया कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला है दोस्तों जो सही हो जाएगा, यहाँ पर जो कैथोड किरण है उसका जो लक्षण नहीं है वो कौन सा वाला है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं करके बोला गया है। तो ये वाला जो आपका कथन है वो बिल्कुल गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत आंसर को आपको पहचानना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसको पूछा गया है। तो यह ऋण आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह सभी परमाणुओं का मूल अवयव होता है, या फिर यह कैथोड किरणों का अवयव होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन गलत है किसके, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में। इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी जो इनकी विशेषताएं लक्षण है उनको देखिए और उसके आधार पर बताइए कि यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। यह ऋण आवेशित कण होता है तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित कण होता है। बी में दी गई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है बोला गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है वो नहीं होता है। तीसरा है देखते हैं यह सभी परमाणु का मूल अवयव होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर भी सही। और डी दी है यह कैथोड किरणों का अवयव होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो गलत कथन है उसको पहचाना था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है बोला गया है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म की सही व्याख्या की जा सकती है। परमाणु की समग्र उदासीनता का, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की स्थिति, या फिर परमाणु का स्थायित्व। तो यहाँ पर सही व्याख्या है वो किया जा सकता है दोस्तों, वो कौन सा है,
किसके अनुसार? परमाणु के जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल के द्वारा परमाणु के कौन से निम्नलिखित में से किस गुण धर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? परमाणु की समग्र उदासीनता है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति, या फिर परमाणु का स्थायित्व है। तो किसकी सही व्याख्या किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु की समग्र उदासीनता का दोस्तों यहाँ पर व्याख्या है वो किया जाए पाएगा किसके तहत? जो थॉमसन का मॉडल है, थॉमसन के परमाणु मॉडल है, उसके आधार पर इसकी जो गुण है परमाणु की समग्र उदासीनता उसके बारे में व्याख्या किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो परमाणु समभारी कहलाते हैं यदि उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, या फिर उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, और डी में दिया है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो करके बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो क्या पूछा गया है, दो परमाणु का जो समभारी का कहलाते हैं वो किस स्थिति में कहलाते हैं, यदि उनकी क्या क्या चीज होगा दोस्तों जिसकी वजह से वो परमाणु है वो समभारी कहलाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आपको ऑप्शन डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है दोस्तों वो समान होगा परंतु जो प्रोटॉनों की संख्या है दोस्तों वो भिन्न होती है, तब वो क्या कहलाता है? समभारिक है वो कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 3p कक्षक में कितने त्रिज्या नोड होंगे? 3, 4, 6 या फिर 1? तो 3p कक्षक में दोस्तों कितने त्रिज्या नोड है वो बनते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3p कक्षक में जो त्रिज्या नोड बनेंगे वो उनकी संख्या है वो 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड है वो बनेंगे? 4, 3, 2 या फिर 1? तो 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड बनेंगे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कोणीय नोड बनेंगे कितने 4D कक्षक में? तो ये दो है वो बनेंगे, दो बनेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पर है किसके आधार पर पूछा गया दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का जो निश्चित मार्ग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो निश्चित गमन पथ होता है ना, मार्ग होता है, उसमें प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। किसके आधार पर? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के आधार पर, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के आधार पर, या फिर हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के आधार पर, या फिर आप का सिद्धांत के आधार पर? तो किस सिद्धांत के तहत दोस्तों यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना है वो समाप्त हो जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके निश्चित मार्ग के अस्तित्व की संभावना है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 4 होती है, 9 होती है, या फिर 3 होती है? तो यहाँ पर तीसरी कक्षा से संबंधित जो कक्षकों की कुल संख्या है दोस्तों वो कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर तीसरी कक्षा में से संबंधित जो कक्षकों की कुल संख्या दोस्तों वो 9 होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षीय कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर जो कक्षीय कोणीय संवेग है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? एल पर, एन व एल पर, एन व एम पर, या फिर एम व एस पर? तो किस पर है दोस्तों यहाँ पर जो कक्षा का कोणीय संवेग है वो निर्भर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर एल पर है वो कोणीय संवेग है वो निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 37 एवं क्लोरीन 35, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि क्लोरीन 37 व क्लोरीन 35 का अनुपात लगभग कितना होगा? 1:2, 1:1, 1:3, या फिर 3:1? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना 1 के 3 अनुपात में दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 है ना, उनका अनुपात है वो लगभग 1:3 के अनुपात में होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? क्रोमियम 3+ या फिर फेरिक Cr3+ या फिर Fe3+ या फिर Fe3+ या फिर Mn2+ या फिर Fe3+ या फिर CO3+ या फिर Sc3+ या फिर Cr3+। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का जो कौन सा युग्म है दोस्तों, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले है ना, तो जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो आयन है उनका युग्म है वह कौन सा सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं है ना, तो इसमें बताइए जो समान है उसके बारे में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर Fe3+ और Mn2+ है, इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो युग्म है वो बिल्कुल समान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के लिए दोस्तों, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए पूछा गया है ना, तो उसमें जो कथन सत्य है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कथन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कथन है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होता है बोला गया है। दूसरा में है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समान होती है बोला गया है। तीसरा में दिया गया है यहाँ पर 1s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होता है। और डी में दिया है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है परंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जो कथन सत्य है दोस्तों उसको है वो आपको बताते हुए चलना है। किसके लिए? तो ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक की प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है परंतु उनका जो चिन्ह होता है दोस्तों विपरीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में पूछा भी गया था, जो डायरेक्ट पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? इलेक्ट्रॉन की, अल्फा कण की, न्यूट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अल्फा कण है He2+ है दोस्तों, इसके जो है ना क्या हो जाएगा, जो समान गति से अगर गमन कर रही है तब की स्थिति में इसका जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों वो सबसे कम होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन है आपका अल्फा कण है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कथन कारण वाला कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन या कथन ए के पश्चात तर्क या कारण आर का कथन दिया है। प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर कथन कारण वाला कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें से आपको यहाँ पर अभिकथन है जो असर्शन है वो दिख जाएगा। किसी तत्व के सभी समस्थानिक एक समान रासायनिक व्यवहार है वो दर्शाते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों? किसी तत्व के सभी समस्थानिक एक समान रासायनिक व्यवहार दर्शाते हैं, ये अभिकथन है दोस्तों। इसका जो तर्क है, रीजन है, वो क्या है? परमाणु के रासायनिक गुणधर्म परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये पूछे तो आपका है ना, तो यहाँ पर देख सकते पहला ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों सत्य है तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में दूसरा में दिए गए ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक बार और क्या चीज बोला गया, जो कथन है उसको देखिए। आपका कथन है क्या है? किसी तत्व के सभी समस्थानिक एक समान रासायनिक व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है और उसका जो रीजन है परमाणु के रासायनिक गुणधर्म परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जिसमें कथन कारण है दिया गया है। तो अभिकथन एक बोलता है कृष्णिका का एक आदर्श पिंड है
जो सभी आवृत्ति के विकिरणों को उत्सर्जित एवं अवशोषित करती है। रीजन दिया गया है, ताप में वृद्धि होने पर पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की ओर जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है पर आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए सत्य है परंतु आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से कौन सा आंसर है दोस्तों आएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया क्या है, एक बार देख सकते हैं इसका जो कथन है उसको देख लेते हैं, अभी कथन है उसको देख लेते हैं। कृष्णिका एक आदर्श पिंड है जो सभी आवृत्ति की विकिरणों को उत्सर्जित एवं अवशोषित करती है। और तर्क दिया गया है, ताप में वृद्धि होने पर पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की हो जाती है, बोला गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ए और आर दोनों सत्य है दोस्तों, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है वो नहीं कर पाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। अगला अभिकथन और तर्क है, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं सही संवेग का एक साथ निर्धारण असंभव है। कारण क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ स्पष्टतः परिभाषित होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? तो देख सकते हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं सही संवेग का एक साथ निर्धारण क्या है? असंभव है। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो अभी कथन है वो बिल्कुल सही है ना। लेकिन आपको कारण देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ स्पष्टतः परिभाषित होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर है वो गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लाया गया था जो कि परमाणु संरचना से था, जिसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराया गया है, जिसमें से आपको एक दो क्वेश्चन है वो देखने को बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? इसको अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।